सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं हूं योगेंद्र भंडारी और आप देख रहे हो योगेंद्र भंडारी ब्लॉग्स। तो आज हम ब्लॉग नहीं कर रहे हैं, आज हम हेल्थ टॉक कर रहे हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर मनु गौतम, जो कि सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और ऑलरेडी कई सारी सर्जरी ऑलरेडी करते हुए और करते आ रहे हैं। तो हमारा टॉपिक होगा नी रिप्लेसमेंट। बहुत ज़्यादा मिथ है लोगों के बारे में कि कब, क्यों, कैसे कराना चाहिए। तो ये सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आज हम डॉक्टर गौतम से लेंगे इन सारे सवालों के जवाब। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग के अंदर। आपने टाइम दिया, इसके बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन बताओगे तो अच्छा। मेरा नाम डॉक्टर मनु गौतम है। मैं सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ और वी सी ऑल काइंड्स ऑफ नी रिलेटेड प्रॉब्लम, जो बेसिकली आज आपका टॉपिक है। तो आई विल बी हैप्पी कि मैं आपके कितने सवाल का जवाब दे पाऊँ। थैंक यू सो मच सर। सर, मेरे को यही जानना कि आपने एमबीबीएस की शुरुआत कब और कैसे, कहाँ से हुई? इट वॉज क्वाइट लॉन्ग बैक। आई स्टार्टेड इन 2003। पहले यूजी किया, फिर पीजी किया, फिर फेलोशिप की। अभी I've been working since pretty long time in Delhi. I was associated with Max Hospital पहले, फिर I've been freelancing now. Right now I'm working in 3 hospitals. I have my own clinic in Noida. That is all. सर, लोग डॉक्टर्स को ना भगवान का दर्जा देते हैं। वो थोड़ा कितना बिलीव करते हो आप? थोड़ा मिसकंसेप्शन है, ऐसा नहीं करना चाहिए because that increases the work pressure on any doctor. ठीक है, वो एक आस्था वाली बात है, बट even the doctor working on the other side of the table is also a human being. तो ठीक है, आप उनको फेथ करते हो, भी अपने फेथ का पूरा आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। दे वर्क हार्ड टू ट्रीट यू इन अ बेस्ट वे, बट नो डॉक्टर कैन बिकम अ गॉड। अदरवाइज सबसे पहले डॉक्टर्स के पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स अमर हो जाएंगे। पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सर। दूसरी से जो यंग स्टूडेंट है, जो ड्रीम देखते हैं डॉक्टर बनने का, उनके लिए क्या कहना चाहते हो? कितना टफ है डॉक्टर बनना आज की? टफ है, एंड टफ से ज्यादा डेडिकेशन, आपको कमिटमेंट चाहिए। इफ यू नॉट कमिटेड फॉर बीइंग अ हेल्थ प्रैक्टिशनर तो बहुत मुश्किल है। अनलेस अनटिल आपका पैशन नहीं है टू बी अ डॉक्टर, तो किसी और कमर्शियल रीजन से डॉक्टर बनना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। बिकॉज यू वांट टू हैव अ गुड प्रोफेशन एंड अर्न वेल, तो वो राइट नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है। बिल्कुल। तो चलो, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी चीज बताया। अब आज रिप्लेसमेंट, जो हमारा मेन टॉपिक है, नी रिप्लेसमेंट। बहुत सारे लोग सर बहुत टाइम से पेन में रहते हैं, बट कहीं ना कहीं सर्जरी के नाम पे डरते हैं। रिप्लेसमेंट जो कॉन्सेप्ट है सर, थोड़ा बहुत उसके बारे में बताइए हमें। नी रिप्लेसमेंट पहले अपने आप में ही एक मिसनोमर है, क्योंकि हम घुटना बदलते नहीं है। इट्स बेसिकली नी आर्थोप्लास्टी। तो उसमें होता क्या है, जो घुटने की सतह होती है, जो नी जॉइंट की दोनों बोन्स की सतह होती है, फीमर और टिबिया, जब वो आर्थराइटिस से खराब हो जाती है, रॉ हो जाती है, कार्टिलेज डैमेज हो जाता है एंड इट इज पेनफुल, तो हम उस सरफेस को रीसरफेस करते हैं बाय अ फीमर एंड टिबियल इम्प्लांट। तो एक ऊपर कैप चढ़ा देते हैं, एक नीचे, दोनों के बीच में एक स्पेस लगाते हैं। घुटना आप ही का रहता है, मांसपेशी आपकी रहती हैं, आसपास की बोन्स आपकी रहती हैं। तो इट्स बेसिकली जो सरफेस खराब हो गया उसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि रीसरफेस करते हैं। तो नी रिप्लेसमेंट इज अ काइंड ऑफ मिसनोमर। सर, जैसे बहुत टाइम से पेन हो रहे हैं, एक आम इंसान को कैसे पता लगेगा कि उसे नी रिप्लेसमेंट करवाना चाहिए? क्योंकि बहुत लोगों को तो पता ही लगता है कि नी रिप्लेस करना है, नहीं करना। हाँ, हमारे पास आते हैं पेशेंट बहुत ही ज्यादा डिनायल में, कई कई सालों से परेशान होते हैं, बिल्कुल पैर धनुष बना के लेके आते हैं, बिल्कुल मूड मार के। सुसु पॉटी के लिए कई लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स पे। तो वहां तक नहीं घसीटना होता। इफ यू हैव अर्ली आर्थराइटिस, अगर आप सही समय पे डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, तो बहुत सारे तरीके हैं। आपको डॉक्टर्स मेडिसिन दे सकते हैं, वेट रिडक्शन करा सकता है, एक्सरसाइजेस बता सकते हैं। फिर अब रीजनरेटिव मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल आ गया। तो रीजनरेटिव मेडिसिन से अगर अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए। एंड एक आपका नी रिप्लेसमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो शायद आगे अवॉइड करी जा सकती है इफ पेशेंट शोज अर्ली, अगर सही समय पे ग्रेड 1 ग्रेड 2 में आता है। अगर पेशेंट थोड़ा लेट आता है, तो कब आपके हिसाब से आप ये पूछना चाह रहे हैं कब नी रिप्लेसमेंट के लिए पेशेंट को? हाँ, मतलब कैसे पता लग पाएगा? मैं अपने पेशेंट से जनरली 4 सवाल पूछता हूँ, 3-4 सवाल। अगर चारों का जवाब हाँ है तो आप परफेक्ट कैंडिडेट नी रिप्लेसमेंट के लिए। पहला सवाल कि आपको सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत होने लगी है, सहारा लेना पड़ रहा है, क्या आप नीचे उपड़ू बैठ पाते हो, नहीं पाते हो, क्या आपने अपने दर्द के कारण अपनी डेली एक्टिविटीज को रेस्ट्रिक्ट होते हुए नोटिस करे हो, जैसे कि सुबह मॉर्निंग वॉक जाना बंद हो गया है, शादी ब्याह में जाने से आप अवॉइड करने लगे हो कि नहीं मैं क्या जाऊंगा या मैं क्या जाऊंगी, छोड़ो तुम लोग चले जाओ, कि मॉर्निंग में आप या किसी समय आप जैसे पहले रूटीन अपना घर की सब्जी या बाकी ग्रोसरीज लेने आप खुद जाते थे, अब आप अवॉइड करते हो कि कोई और चला जाए। तो बेसिकली अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और आपकी डे टू डे एक्टिविटी अफेक्ट होने लगे बिकॉज ऑफ योर नी पेन, आपके उठने बैठने में आपको दिक्कत होने लगी है और अब आपको लगने लगा कि नहीं, मतलब मेरी चाल भी खराब हो रही है, गेट भी डिस्टर्ब हो रहा है,
then this is the right time you should consult a doctor, and if advised, you should go for a surgery without any fear. Okay. और सर दूसरी चीज, क्या बेस्ट एज रहती है नी रिप्लेसमेंट? कोई एज नहीं आज तक आजकल बहुत कम एज में लोग पहले when we started practicing, तो we used to see patients coming 60, 65, 70 years के थे. Right. उस समय अगर जब हम कॉलेज में थे, we used to hear about heart attack diseases के बारे में, कि cardiac diseases होती हैं मिडिल एज या फिर एज्ड बंदा. आजकल आप देख रहे होंगे न्यूज़ में 30-35 साल के लोगों को हार्ट अटैक, 20, 22, 17 साल के लोग हार्ट अटैक. हाँ, तो ऐसे ही अपना कोई वो एक डिफाइंड जोन नहीं है, बट जनरली पेशेंट जो हमारे पास आते हैं, दे आर मोर देन 55 इयर्स ऑफ एज. और अर्ली आर्थराइटिस के सिम्टम्स काफी, मेरी ओपीडी पेशेंट्स आते हैं जो 35-40 साल में अर्ली आर्थराइटिस वाले सिम्टम्स लेके आते हैं, जॉइंट स्पेस रिडक्शन, नी पेन. So these patients can be easily treated with regenerative medicine, with medicines, oral medicines, with exercises, weight reduction and change of lifestyle basically. But एक age defined criteria नहीं है कि इतने साल के मरीज का नी रिप्लेसमेंट होगा. बट अगर हम एक एवरेज में स्टेटमेंट दूं सर, आम इंसान के लिए 60-65 साल के 55 साल से नीचे वाले को लोगों को नी रिप्लेसमेंट जो आप रिकमेंड नहीं करते हो, जरूरत नहीं पड़ती है. हाँ, ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं ना. तो क्योंकि ये आम धारणा, हम जो क्वेश्चन पूछे आम धारणा लोगों की, कब कराना चाहिए? कब कराने का मैंने आपको बताया सिंपल, जब आपके लाइफस्टाइल इफेक्ट होने लगे, जब आपके बेसिक डे टू डे एक्टिविटी खराब होने लगे, तब वो राइट टाइम है. और सब क्या तरीका, आजकल रोबोटिक का बड़ा नाम है, मतलब बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं कि रोबोटिक भी दुनिया भर होता है. तो उस बारे में क्या करें, क्या क्या तरीके, मतलब पहले नहीं था, लेकिन पहले आपके पास स्मार्टफोन्स भी नहीं थे, कीपैड वाले फोन्स थे. टेक्नोलॉजी आई, अपने आप को चेंज किया. तो टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज देयर टू स्टे, एंड डेफिनेटली वी हैव बीन डूइंग कन्वेंशनल सिंस प्रीटी लॉन्ग टाइम. अब हम रोबोटिक भी करते हैं, तो अंतर है, टेक्नोलॉजी का अंतर है, डेफिनेटली है, बिल्कुल है. प्रिसीजन बढ़ जाता है, सर्जिकल टाइम ड्यूरेशन तो नियरली सेम रहता है, बट प्रिसीजन बढ़ जाता है. ऑन टेबल आपको पता रहता है कि मेरा नी कैसा बिहेव करने वाला है, कितनी डिफॉर्मिटी बची है. फिर सिंस आप सॉफ्ट टिश्यू डैमेज या इंजरी कम करते हो, डिसेक्शन कम करते हो रोबोटिक्स में, तो रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी फास्टर होती है, एक्यूरेसी बेटर है. बहुत ज्यादा ग्रॉस डिफॉर्मिटीज वाले पेशेंट्स को जब हम रोबोटिक्स से करते हैं, तो इट मेक्स आवर लाइफ इजियर एंड पोस्ट ऑफ रिहैब आल्सो इजियर फॉर पेशेंट. तो ऐसा नहीं है कन्वेंशनल खराब है, दुनिया कन्वेंशनल कर रही है, हम भी करते हैं कभी कभी. बट कन्वेंशनल एंड रोबोटिक में अगर चूज करना और हमारे पास दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं, पेशेंट शुड डेफिनेटली गो फॉर रोबोटिक्स. तो समझ, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं अपनी आम भाषा में समझाऊं तो रोबोटिक आपको मानना है कि बेटर है, प्रिसाइज है, हाँ, सब मिलीमीटर लेवल का प्रिसीजन है, एक्यूरेसी ज्यादा है, अर्ली रिकवरी है, एंड बोन लॉस कम है क्योंकि वी यूज अ बर्र विद इरिगेशन रादर देन सॉ. तो ओवरऑल बेटर देखा जाए तो अगर दोनों ऑप्शन अवेलेबल है मेरे पास, कि कन्वेंशनल भी होता है, इस अस्पताल में रोबोटिक भी होता है, तो मैं क्या करूं, शुड गो फॉर रोबोटिक्स. राइट. तो रोबोटिक बेटर है कन्वेंशनल से, ऐसा का कहना है. दूसरी चीज मेरे को एक बात और जाननी है, जो हम इम्प्लांट डालते हैं उसकी एज क्या रहती है? मतलब इम्प्लांट की कोई एज नहीं होती है. सी, जब आपका नेचुरल घुटना घिस सकता है तो इम्प्लांट भी घिस सकता है, बट एक एवरेज अच्छी कंपनी का इम्प्लांट, एक अच्छा मटेरियल का इम्प्लांट जनरली बेयर मिनिमम 15-20 साल कम से कम चलता है. बट रजिस्ट्री दिखाती है कि 25-30 साल का भी रिस्पॉन्स टाइम, तो एवरेज 15-20 साल तो नहीं चलता ही चलता है. शायद इसीलिए कहीं ना कहीं 55 से 60 के बाद, अगर हमने 60-65 पे करा, तो वो जनरली वो घुटना उस व्यक्ति का जीवन भर निकाल चल जाए. सर, सर्जरी में कितना टाइम लगता है? ये तो आपने बताया ओटी के टाइम पे, है ना. दूसरी रिकवरी टाइम क्या रहता है, कितने दिन एडमिट होना? सर्जिकल टाइम वेरी करता है, सर्जन टू सर्जन, टेक्नोलॉजी टू टेक्नोलॉजी, तो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि आप रिकवरी जो पूछना चाह रहे हैं, रिकवरी में आप क्या पूछना चाहते हैं, मतलब कितने दिन का उसका स्टे रहेगा हॉस्पिटल के अंदर, और कब तक वो फिट हो जाएगा, अपने टांगों पे कब तक खड़ा हो जाएगा? वैसे हाँ, सबसे बड़ा हमारे पास जो पेशेंट मिथ लेके आते हैं वो ये होता है कि भाई मैं कितने दिन बिस्तर पे रहूंगा, कितने दिन में मैं चलने लगूंगा, मुझे कितने महीने बिस्तर पे सुसु पॉटी करना पड़ेगा. तो हमारे 98 to 99% ऑफ पेशेंट्स हमारे सेकेंड डे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं वॉशरूम जाने के लिए, विदाउट एनी सपोर्ट, वॉकर के साथ सेफ्टी, बिकॉज सर्जरी हुई होती है तो पेन के कारण बैलेंस ना खो दें. तो वी मेक आर नियरली ऑल पेशेंट्स एम्बुलेटरी फ्रॉम डे 2, कि वो सेकंड डे से अपना वॉशरूम वगैरह खुद जा सकें वॉकर के सहारे से. बाय द एंड ऑफ 2 to 3 वीक्स मैक्सिमम पेशेंट्स का वॉकर छूट जाता है, एंड हमारे पेशेंट्स अपना मॉर्निंग वॉक का रेजिम शुरू कर देते हैं 2 से 3 महीने. सो व्हाट अबाउट पेन? जो सर्जिकल पेन, हाँ, फर्स्ट 7 डेज में 50% पेन खत्म हो जाता है, नेक्स्ट 7 डेज में 20 to 30% पेशेंट खत्म हो जाता है,
5-10% जो रिमाइंडर पेन होता है वो जनरली बिकॉज ऑफ इम्प्लांट या बॉडी रिएक्शन के कारण होता है, सॉफ्ट टिश्यू के कारण होता है। वो धीरे धीरे 2 to 3 मंथ्स में नियरली चला जाता है। 3 महीने बाद बहुत कम पेशेंट हमारे पास आते हैं कंप्लेंट लेके कि मुझे अभी भी थोड़ा सा लग रहा है, हल्का सा भारीपन कुछ पेशेंट कंप्लेंट करते हैं, इट गोज इन फ्यू मंथ्स। सर सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की नी रिप्लेसमेंट जो सर्जरी है वो कितनी सक्सेसफुल है, जो मेन कॉमन क्वेश्चन आम लोग कितना कामयाब हुआ है? सक्सेस को आप कैसे कंपेयर करते हैं मुझे नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति जो डंडी के सहारे से चल रहा था या फिर सीढ़ी ऊंचा बैठ नहीं पा रहा था, या जो आपने देखा होगा शादी ब्याह में पहली रो में बूढ़े नानी दादा वगैरह को लाके बैठा दिया जाता है, उन्हें वहीं खाना एक आदमी पर रख देता है एंड दे आर नॉट एबल टू वॉक। तो ये उन लोगों के लिए सर्जरी है, इट्स अ रिहैबिलिटेटिव सर्जरी। मतलब आप नी रिप्लेसमेंट करके किसी को पीटी उषा नहीं बनाने वाले हो ना, यू आर नॉट, आप किसी को रनिंग वनिंग नहीं कराना है। आप एक व्यक्ति का लाइफ स्टाइल वापस सुधार रहे हो, उसकी मॉर्बिडिटी कम कर रहे हो और उसकी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हो। जो आदमी उठ बैठ नहीं पा रहा था, जो आदमी अपने डे टू डे एक्टिविटी में नहीं कर पाता, वो मॉर्निंग वॉक जाता है। मैंने मोस्ट ऑफ द पेशेंट गो फॉर मॉर्निंग वॉक, फ्यू वेरी वाइब्रेंट पेशेंट इवन गो फॉर जॉगिंग ऑल्सो। तो आपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को अगर आप क्वालिटी ऑफ लाइफ के कंपैरिजन में देखो तो इट इज नियरली 100% सक्सेसफुल सर्जरी। बट यही है कि आपका पैमाना क्या है, मतलब आप किस चीज पे संतुष्ट होते हो। आप सोचो कि एक 70 साल के व्यक्ति का नी रिप्लेसमेंट करके उसे हम 30 साल का बनाने वाले, वो नहीं होता है। हम उसको इस लायक बना रहे हैं कि जीवन भर उसे किसी का सहारा ना लेना पड़े। he or she is independent वो अपनी लाइफ को जीने के लिए। ओके सर, इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि कितना खर्चा आ जाता है? That varies, मतलब दोनों घुटने बदलने में कितना खर्चा वेरी करता है आप क्या अस्पताल चूज कर रहे हो, क्या इम्प्लांट चूज कर रहे हो, क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो। एवरेज अमाउंट सर? एवरेज अमाउंट वही मैंने बताया, अगर आप एक छोटे अस्पताल में कराओगे तो उसका कैपिंग साइज कम है, तो वहां पे आपका 3.5-4 लाख रुपए के आसपास का खर्चा आ जाता है। आप एक बड़े अस्पताल में कराओगे, उनकी कैपिंग साइज ज्यादा होता है, खर्चे ज्यादा होते हैं, फिर आप टेक्नोलॉजी को चूज करते हो, रोबोटिक चूज करते हो, तो इट गोज अप टू 5-6 के आसपास। तो वेरी करता है कि आपने क्या इम्प्लांट चूज किया है, कौन सा हॉस्पिटल चूज किया है और क्या टेक्नोलॉजी यूज करिए सर्जरी, दैट वेरीज, इट कैन नॉट बी। सर एक क्वेश्चन जस्ट बात करते हैं आपसे दिमाग में है मेरी कि क्या दोनों घुटने एक साथ बदलने चाहिए कि या फिर सिंगल नी? इसमें बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। मेडिकली दे से कि शुड बी डन वंस, फ्यू पेपर्स है कि दोनों एक साथ करने चाहिए। मुझे लगता है, मतलब मैं व्हाट वी डू इन प्रैक्टिस इज कि अगर पेशेंट मेडिकली फिट है, कार्डियक क्लियरेंस हमारे पास है, पेशेंट हैज नो कोमॉर्बिडिटीज, बहुत ज्यादा एज नहीं है और कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है जिसके कारण हमें वारंट करना चाहिए कि मैं एक करके, तो दोनों नी एक बार में करने में बेटर ये होता है कि पेशेंट को एक हॉस्पिटलाइजेशन कराना पड़ेगा, एक बार रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगेगा सुन करने के लिए, एक बार पेशेंट को रिहैबिलिटेशन कराना पड़ेगा और एक ही बार पेशेंट को दवाइयां और ये सारा प्रोटोकॉल के थ्रू जाना पड़ेगा। सर बहुत बार लोग इस तरह से आते हैं कि आप पहले एक करा के देख लेते हैं, कोई दिक्कत आम मिलते हैं। हाँ, वो करा जा सकता है, उसमें कोई नुकसान नहीं है, बट वही है पेशेंट को 2 बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, 2 बार रीढ़ की हड्डी में खर्चे बढ़ जाएंगे, खर्चे पेशेंट 2 बार ओटी 2 बार एवरीथिंग। तो अगर पेशेंट दिस इज टोटली चॉइस एंड डिस्कशन बिटवीन अ डॉक्टर एंड हिज पेशेंट, एंड सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेडिकल कंडीशन क्या है पेशेंट। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे बहुत सारे सवाल के जवाब दिए और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के बहुत सारे सवाल जो दिमाग में क्लियर हुई होगी। तो ऐसी वीडियो आप बनाते रहेंगे, बहुत सारे डॉक्टर्स आपको मिलाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बहुत सारे लोगों को शेयर करें ताकि जो मिथ है ये खत्म हो। थैंक यू।